गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बेसिक केमिस्ट्री क्लास 11th का पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे बैलेंस करना है। कोई भी रिएक्शन आता है, जब हार्ड आपके सामने रिएक्शन, अभी तो छोटे छोटे रिएक्शन पढ़े हैं। जैसे रिएक्शन आप लोग क्या पढ़े हैं, C+O मिलकर बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन की मात्रा कितनी होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, बैलेंस करो। यहाँ पर 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गया। लेकिन कहीं आपको ऐसे आ जाएगा रिएक्शन, ऐसा आ जाएगा रिएक्शन, तो वीडियो को रोक दो और रोक कर इसको करो तो सोल्यूशन क्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बहुत कठिनाई होगी आपको करने में, बहुत कठिनाई होगी, जिसको करने के लिए मैं एक ट्रिक दे रहा हूं। आप मेरा पढ़ाई समझ में आएगा कि वाकई में क्या सिखाते हैं राहुल सर। तो देखिए ट्रिक देता हूं। ट्रिक मेरा क्या है, देखिए NH3 को जब ऑक्सीजन के साथ ऐड करते हैं तो वो क्या देता है, NO देता है, और क्या देता है, H2O देता है। बस समझ में आया? तो कितनी मात्रा में देता है वो बैलेंस हमको करने सीखना है, करना सीखना है। तो सिंपल सी बात है कि पहला हम लोग बात करते हैं, तो आज हम लोग इस पर बात करते हैं। तो पहला हम लोग क्या करते हैं, इसको ABCD डाल दिए। डालने के तुरंत बाद एक किसी एलिमेंट को उठा लो, नाइट्रोजन को उठा लेते हैं। नाइट्रोजन को उठाने के बाद कंपेयर करो कि नाइट्रोजन इस साइड कितनी है और नाइट्रोजन इस साइड कितनी है। तो नाइट्रोजन कितनी मोलरी है, A की मोलरी है। इधर कितनी मोलरी है, तो C की, तो A = C हो गया। बात कर लिया जाए अब हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन इधर कितनी है, तो 3 हाइड्रोजन A की मोलरी है, यानी कि 3 मोलरी है। इधर हाइड्रोजन कितनी है, तो D × 2 = 2D। बात समझ में आ रही है? उसके बाद अगला स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमा दे देते हैं। उसके बाद अब क्या बच्चा है, O बच्चा है। O को लिख देते हैं। O को लिखने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, 2B = उधर देखते हो कहाँ पर है, देखो एक C का मल्टी है और D का मल्टी है। तो C का मल्टी कितने, 1 टाइम्स C, D का मल्टी कितने हो, तो 1 टाइम्स, यानी कि D। समझ में आया? अब इतना सारा तो हम लोग काम कर रखे हैं, इतना सारा काम हम लोग कर दिए। अब दूसरे स्टेप थी, तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, किसी एक को हम इजी मानेंगे, या तो इसको माने, इसको माने, इसको माने। तो सबसे आसान कौन लगता है, तो मुझे तो ये लगता है भाई। आप सभी को ये लगे या ये लगे या ये लगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे ये लगता है। तो मान लीजिए हम इसको डिपेंड कर, इसको हम इजी लेते हैं, तो हम इसी में से किसी एक का मान अपने मन से पुट करेंगे, अपने मन से। तो हम किसी एक का मान हम पुट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम A का मान हम 1 रखें, तो C का मान अपूर्ति मुझे A मिल गया। 2 का मान तो हमको अचीव हो गया। अब हम A का मान इसमें पुट करते हैं, 3A × 1 = 2D। तो 3/2 यानी कि D का भी मान हमें मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम अगला स्टेप में बात करते हैं 2B। तो B का मान मिला है, बिल्कुल नहीं पता, D का मान मिला है, तो D का मान मिला है, B का मान नहीं मिला है। लेकिन C का मान और D का मान हमको मिला है। तो C का मान क्या मिला है जी, 1। C का मान हमको 1 मिला है प्लस, और D का मान क्या मिला है हमको, 3/2। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा 2 + 3, ये वाला 2 आ जाएगा इधर, यानी कि 5/4। इसका मान, तो B का मान हमें, B का मान कितना आया, 5/4। इतना काम कर रखे हैं। सबका मान अब हम इस पर पुट कर देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। A का जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। B के जगह पर क्या रखेंगे जी, 5/4 रखेंगे, रख दिए 5/4। C का जगह पर क्या रखेंगे हम, रख दिए 1। D के जगह पर क्या रखेंगे हम, रख दिए 3/2। D का मान 3/2, जो मान आया सबको जगह पर रखने के बाद अब देखिए नीचे सबसे अधिक क्या है, 4 आ रहा है, 5/4 और 3/2, ऐसे बट्टा का अंक में आ रहा है। तो सिंपल सी बात है,
कि जब बाटा पे की जोड़ करते हैं तो एलसीएम करते हैं, तो एलसीएम क्या आया, 4 आया। एलसीएम जो भी है 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, 4। तो 4 से हम पूरा में मल्टी क्या कर देते हैं, 4 से। तब हम ये मिटा देते हैं। मिटाने के बाद लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, इसके लिए सब ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लिखना होगा तो लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। उसके बाद अब हम इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद अब थोड़ा देखिए तो 4 से मल्टी किए तो यहाँ पर क्या होगा, 4NONH3, ये 4 से कट गया, यहाँ पर 5O2, उसके बाद ये 4 से होगा तो 4NO, उसके बाद ये 4 से कटेगा तो देखिए 2 बार में कट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 मल्टी 3, यहाँ पर 6H2O, कोई दिक्कत, 6H2O। और थोड़ा आप क्या कीजिए, अब इसको थोड़ा बैलेंस कीजिए तो देखिए 4Na 12H, ऑक्सीजन 10, ऑक्सीजन 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर बैलेंस हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं, हो गया। कैसे हुआ, इस ट्रिक के माध्यम से हुआ, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है Zn(H3PO4) के साथ ऐड होकर Zn(3PO4) को होल ट्वाइस प्लस H2O गैस मुक्त करता है गैस। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसको उसी ट्रिक के अनुसार, उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, एक क्वेश्चन से तो कुछ होता नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। ऐसा भी कुछ मेथड आते हैं, इसको एक क्वेश्चन से समझ नहीं पाते हैं, इससे हम एग्जाम्पल 2-3 दे देते हैं, इससे अच्छा से समझ जाएंगे आप लोग। तो अभी हम लोग ये कर लेते हैं। इसके करने से पहले आप लोग को एक बात बता दूं कि मैं 11th क्लास का बेसिक केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट कर चुका हूं, और वो सारे बच्चों के पास पहुंचाइए जो 10th क्लास पास करके 11th में साइंस लेना चाहते हैं। उस सभी बच्चों को सूचित कर दीजिए कि बेसिक केमिस्ट्री क्लास राहुल सर स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें बेसिक केमिस्ट्री 30 डे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उस 30 डे को वॉच जो बच्चा कर लेगा उसको केमिस्ट्री में कभी दिक्कत नहीं होगा, वरना क्लास में बैठकर फंडी और बेंच गिनना है और दूसरे के फेस देखकर ये करना है। अगर बात करते हैं हम लोग Zn(H3PO4) होल ट्वाइस प्लस H2O को हम लोग को बैलेंस करना है। तो पहला हम कंडीशन क्या बताए थे जी, A B C D, पहला हम लोग काम ये करना था। दूसरा काम बताए थे कि Zn को उठा लो, H को उठा लो, और उसके बाद क्या है, P को उठा लो, O को उठा लो, और क्या है, और कुछ है क्या ना, आपको मेरी नजर कुछ नहीं है, इतना सबको उठा लो। अगला काम क्या करो, Zn इधर कितने टाइम से, तो ये इधर A टाइम से, इस साइड भी कितने टाइम से, तो इधर 3C टाइम से, यानी कि 3C। H इधर कितने टाइम से, 3 मल्टी B, यानी कि 3B। इधर कितने हैं H, 2D। P कितने हैं इधर, तो देखिए 1 है, 1B, यानी कि B केवल हो जाएगा। B इज इक्वल टू, इधर P कितने हैं, तो देखिए ट्वाइस, 2 है ना, होल ट्वाइस है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा 2C। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन इधर है 4B, और इधर ऑक्सीजन कितनी है, तो यहाँ पर 4 ट्वाइस 8 और 8C, यानी कि यहाँ पर हो गया आपका 8C। अब कोई कुछ नहीं बचा है। अब हमको एक बात बताइए, सब इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन हमको इजी लग रहा है, तो देखिए हमको 2 इक्वेशन इजी लग रहा है, 3 इक्वेशन इजी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, और ये भी लग रहा है। ये भी क्या ज्यादा डिफिकल्ट क्यों ना है, इसको कटाओगे तो क्या B इक्वल टू 2C बचेगा, कुछ बात नहीं, और B इक्वल टू 2C बचेगा ना, तो उसे कर ये भी इजी, ये भी इजी, ये भी इजी। तो हम किसी एक का मान चूज कर लेते हैं। तो हम मान का है ना C को, देखिए C को हम मान लेते हैं 1। अब आप लोग पूछेंगे कि सर C को ही क्यों माने 1, आप कॉमन सेंस की बात है,
और मान लिया हम ए को मानते, सपोज दैट अगर हम ए को मानते ए, तो जाहिर सी बात है कि सी का मान होता 1/2। तो थोड़ा हमको मान इधर उधर रखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। और जब इस हम सी को ही 1 मान लेते हैं तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। जब सी को 1 मान लेते हैं तो मेरा जो मान होता है ए का मान हो जाता है 3। सी का मान जब 1 मान लेते हैं तो ए का मान इक्वल टू 3 हो जाता है। कैसे? देखिए ए इक्वल टू 3 मल्टी 1, ए इक्वल टू 3 आ गया ना 3। ए का मान सी का 1 मानने पर ए का मान सी हो जाता है। अब मान को हम पुट करते हैं, इसमें बी निकालना है तो 2 मल्टी सी का मान क्या रखे हैं जी 1, यहाँ पर बी इक्वल टू क्या होगा 2। अब वही मान हम रख देते हैं इसमें, तो इसका तो बी सी का मान दोनों निकल गया। अब इसमें मान रखते हैं बी का मान, यहाँ पर कर देते हैं 3 मल्टी बी का मान क्या है जी 2 इज इक्वल टू 2। डी का मान नहीं पाता है तो 2D लिख देते हैं, 2D लिख देते हैं 6। ये 2 को इधर ला देते हैं, डी इज इक्वल टू 3। अब आता है डी इज इक्वल टू 3 आया, बी इज इक्वल टू 2 आया, ए इज इक्वल टू 3 या सी इज इक्वल टू 1। तो सबका मान हम क्या करते हैं, रख देते हैं इस पर। किस पर? इस पर रख देते हैं। ए का मान क्या है जी 3, बी का मान क्या है जी बी का मान 2 आया है, सी का मान क्या है जी 3 आया है, बी का मान क्या है जी 3 आया है। ये हो गया मेरा बैलेंस संतुलित, इक्वेशन बैलेंस हो गया। जब इक्वेशन बैलेंस हो गया तो थोड़ा नुकसान होना चाहिए। क्या आया? ये हो गया। अब हम लोग अगला टॉपिक की बात करेंगे। अगला एक और एग्जांपल दे। अब आप लोग के सामने एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3 हो गया। FeSO2 O2 के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है Fe2O3 प्लस SO2 बनाता है। तो इसको रिएक्शन करने की बात है। रिएक्शन करने की पहला स्टेप क्या बताए थे? A B C D। दूसरा काम क्या बताए थे कि Fe को उठाओ, फिर S को उठाओ, फिर O को उठाओ और कुछ नहीं होता। ठीक है, सबका मान देखो। Fe 1 टाइम से तो A का 1 टाइम से, इधर F 2C है, उधर S की बात करते हैं तो देखे 2A यानी कि 2A। इधर H2 कहाँ है तो यहाँ पर है। H2 कितना है 1 है यानी कि D है। ठीक है, O की बात करते हैं तो इधर कितनी O है 2B है, इधर O कितनी है तो 3C। देखिए यहाँ पर 3C अभी O है यहाँ पर 2D प्लस 2D। समझ में आ रही है? ये ना कि एक ही O के लेना, दोनों को उठाना है, पहले प्लस में माइनस में जो भी है उसको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद ये सब लिख दो। अब यहाँ पर देखते हैं किसी मान को हम इजीली भूल से देख लेते हैं, कौन से मान को हम रखें तो इजी रहेगा। तो एक काम किया जाए, हम C का मान फिर 1 रखते हैं। C का मान 1 रखने पर हमको अप्रूपी A का मान 2 मिल गया। जब A का मान 2 मिल गया तो 2 मल्टी 2 इज इक्वल टू D, 4 इज इक्वल टू D का भी मान हमको मिल गया। अब हम बात आती है B पर, तो 2B 3 मल्टी 1 प्लस 2 मल्टी 4, तो 3 प्लस ये हो गया 8 इज इक्वल टू B। तो B इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 11/3। सबका मान क्या करते हैं, आप पुट करते हैं, उसको कर देते हैं। क्या दिक्कत है? करने के बाद देखते हैं A का मान आ गया 2, B का मान आ गया आपका 11/2 और C का मान आ गया आपका 1 और D का मान आ गया आपका 4। ठीक है, अब क्या करेंगे? 11/2 आया ना, 11/2 देखिए बट्टा में आया है। फ्रैक्शन को क्या करना है, रिमूव करना है। वो कौन सा मान? सिंपल मान में आना चाहिए, सिंपल वैल्यू में आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टी कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हट जाएगा, 2 से मल्टी होती है हो जाएगा 4, 2 हट के 4 हो जाएगा। और ये आपका 1 था तो ये हो जाएगा 2 और ये 2 था तो हो जाएगा।
अभी में देख लेते हैं 4 Fe और ये S8 कहाँ है जी, S8 ऑक्सीजन 11 में 22, 11 में 2 टाइम्स 22 होगा, तो यहाँ पर कितना है 6 है और यहाँ पर 16, 6 16 22 आ गया। तो ये मेरा बैलेंस, आज हम लोग बैलेंस करने सीख गए कि नहीं। इसीलिए कहता हूँ जो मैं पहले पढ़ा रखा था लेक्चर 2 के नीचे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, उसमें हम कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा चीज नहीं बताए थे, बेसिकली चीज बताए थे जो केमिस्ट्री में नॉलेज होना चाहिए। लेकिन अब जो भी बताएंगे, अब जो भी क्लास लेंगे, वो क्लास आपके लिए बेस्ट होगा, बेस्ट द बेस्ट। आपके क्लास बेस्ट होने का वजह क्या है, क्योंकि उसमें कुछ सीखने को मिलेगा, हर रोज आपको कुछ ना कुछ सीखने के मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं अब नया टॉपिक जिसका नाम है एटॉमिक। कुछ परमाणु के बारे में हम जान लेते हैं कि परमाणु एक्चुअली क्या है, कैसे है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर तो नहीं बता पाएंगे, अभी नहीं बता पाएंगे, छोटा मोटा वीडियो बनाना है तो स्ट्रक्चर नहीं बता पाएंगे। तो हम बताएंगे कि एटॉमिक के बारे में बता देते हैं, परमाणु के बारे में बता देते हैं, परमाणु में क्या होते हैं क्या नहीं होते उसके बारे में हम लोग बता देते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग का क्या रहेगा, परमाणु, जो अभी होगा, फिलहाल होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग परमाणु के बारे में स्टडी करेंगे। तो परमाणु, देखिए परमाणु क्या होता है, कितना लोग बोलते हैं, पहले परमाणु के बारे में समझ लीजिए। परमाणु के बारे में कितना लोग बोलते हैं, इस जॉन डाल्टन ने परमाणु की जब खोज किए थे तो उस टाइम बताए थे कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन उनका जो कहना था वो फेल हो गया। वो फेल कौन किया, इन्हीं लोग आकर फेल कर दिए। और उनका सबसे पहला फेल ये किए जे थॉमसन किए, वे फेल कर दिए। उसके बाद उस पर कुछ सर्च जब किए थे, एक माइक्रो कैनेडिया नाम के साइंटिस्ट, बहुत पहले ही था, उस टाइम भी बताया था कि प्रोटॉन को भी सॉरी इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक को भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन उसका कोई बात का वैल्यू नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो प्रूव कर दिख रहा है कि जो एटम होते हैं ना, एटम को विभाजित किया जा सकता है। किस रूप में, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रूप में विभाजित किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या रहता है, माइनस, प्रोटॉन पर प्लस, न्यूट्रॉन पर न्यूट्रॉन, यानी कि 0, ठीक है। और अभी बात कर लेते हैं, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर बताते हैं आप लोगों के क्या क्या कहाँ कैसे होता है, ठीक है। और बात, हाँ, तो क्या देखिए कर दो। तो परमाणु, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, और ये न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है 9.1 10 के पावर -31 kg। इस पर भी 1.672 ने मल्टी 10 के पावर 27 kg। इसको भी यही 1.64674 मल्टी 10 के पावर -27 kg, इसका क्या हुआ, द्रव्यमान हुआ। अब इस पर कुछ चार्ज भी होते हैं जो कूलम के रूप में बताया गया था। तो कूलम के रूप में क्या, 1.602 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। वही चार्ज इस पर होता है, वही चार्ज इस पर होता है, ठीक है। तो उन्होंने बताया, इस पर चार्ज नहीं है। जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन। गोल्डस्टीन प्रोटॉन का खोज किए थे, और जेम्स चैडविक किसका खोज किए थे, न्यूट्रॉन का खोज किए थे। तो अब हम लोग बात मन में प्रश्न उठता है, जो एटॉम होती है, एटॉम में तीनों चीज कहाँ अवेलेबल होता है, तीनों चीज कहाँ अवेलेबल होता है। तो तीनों चीज अवेलेबल होता है, जैसे मान लो आपको स्ट्रक्चर में बता दूं, स्ट्रक्चर को मैं बता देता हूँ कि तीनों चीज कहाँ अवेलेबल होता है। देखिए यह मिटा दूं अब, देखिए कोई भी परमाणु हो गया, तो जो परमाणु होता है उसकी एक नाभिक होती है, उस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अवेलेबल होते हैं, ठीक। मैंने क्या बताया कि कोई भी एटॉम का एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवेलेबल होते हैं। तो हम जहां तक जानते हैं कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पर चार्ज होता है जो प्लस का चार्ज होता है,
तो आप खुद सोचिए, इसकी द्रव्यमान भी होता है और न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, तो आखिर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं बहुत सारे ग्रह। पृथ्वी भी किसी न किसी जगह से, मान लीजिए हम लोग देखते हैं ना, कोई बीच में ले लेते हैं, उसको चक्कर लगाते हैं, ऐसे 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 चक्कर लगाते हैं। तो उसी तरह जो न्यूक्लियस के साइड में सब सेल बने होते हैं, जिसको हम कोष बोलते हैं। सब सेल कैसे बने होते हैं? ये आपका फर्स्ट सब सेल हो गया, ये आपका सेकेंड सब सेल हो गया, ये आपका फोर्थ सब सेल हो गया, ये आपका 5 सब सेल हो गया, ये आपका क्या होगा? सब सेल हो। तो न्यूक्लियस में यहाँ पर क्या है लिख देते हैं, प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस लिख देते हैं, और न्यूट्रॉन लिख देते हैं। अब इस सब सेल में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। मैंने क्या बोला? इस सब सेल में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, लेकिन अवेलेबल होते हैं तो कोई एक जगह नहीं होते। मतलब मान लीजिए फर्स्ट सब सेल में है ना, तो फर्स्ट सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद कर लीजिए। फर्स्ट सब सेल में 2, सेकेंड में 8, ये आगे काम आएगा, आगे पढ़ने को मिलेगा 18। ये पर सब सेल आंकने का ये है। फर्स्ट सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कोई फिक्स जगह पर नहीं रहेगा, वो कहाँ करेगा? ये प्लस है। इलेक्ट्रॉन पर जानते हैं कि चार्ज क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पर जैसे आप चुंबक ले लीजिए, चुंबक, एक लोहा ले लेते हैं, तो लोहा के चारों तरफ देखेंगे ना, घुमाएंगे, इधर से घुमाएंगे, इधर से घुमाएंगे, इक्वल डिस्टेंस पर, तो जो उसके बीच में बल लगेगा वो बराबर लगेगा। तो क्या करेगा? नाचते रहेगा, इधर उससे जाएगा, इधर से जाएगा, उधर, ऐसे करके नाचते रहेगा। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर, तो बीच में प्लस है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस है, तो क्या करेगा? इधर इधर नाचते रहेगा, इधर उधर घूमते रहेगा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के आसपास घूमते रहता है। अब घूमने की क्रम बनाई गई है। फर्स्ट सब सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, सेकेंड सब सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सब सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में उसके बाद 18, उसके बाद 18, उसके बाद 32, ऐसे करके 18, 32 ऐसे करके घूमेगा। तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में अवेलेबल नहीं होता, नाभिक के आसपास चारों तरफ ये करता है, गतिज करता है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में उसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके, हाँ ये बात कर लिए। इलेक्ट्रॉन को हम किससे डिनोट करते हैं? इससे। अब हम इसको बोलते हैं N1, N2, N3, N4। जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ा लेंगे ना, तो उसमें एक आएगा, ये उसमें कुछ टर्म आएंगे कि हम बता देंगे कि N1 और N2 और N3 क्या है। उस टाइम हम बता देंगे, उस टाइम खुद हमको बताना नहीं पड़ेगा, खुद सोच सकते हैं। जो टर्म हम बताएंगे उस कॉन्सेप्ट से आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ सर क्या पता है। अभी फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस कहाँ रहता है और प्रोटॉन कहाँ रहता है और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है। और रही बात कि हम लोग जहां तक बात करते हैं किसी एटॉमिक को द्रव्यमान की, तो ये बताइए न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का, तब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन चल भी सकता है, निकल भी सकता है और आ भी सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। वो बाहर भी, मतलब क्या नहीं लड़का से होता है, एक लड़का होता है घर से फालतू लड़का होता है, इस घर से कोई मतलब नहीं है, कोई बुलाए तो आराम से चले जाए। लेकिन घर की जो मेन सतह से किसी को बुलाने पर बिना सोचे समझे नहीं जाएंगे, तो ये बात होती है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन क्या इधर उधर घूमता रहता है, वो चला जाएगा। लेकिन प्रोटॉन जो है और न्यूट्रॉन जो है वो फिक्स न्यूक्लियस में फिक्स है। तो द्रव्यमान और एटॉम की बात, एटॉमिक मास की बात की जाए तो किसकी द्रव्यमान लिया जाएगा? प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की द्रव्यमान को हम ये बोलते हैं, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की द्रव्यमान की संख्या को हम एन बोलते हैं, न्यूक्लियस यानी कि मास बोलते हैं। और प्रोटॉन की संख्या को हम क्या बोलते हैं? उसकी संख्या एटॉम की संख्या बोलते हैं, यानी कि कितने एटॉम लिए, जितना एटॉम लिए, जितना परमाणु लेंगे उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या होगा। अब प्रोटॉन की संख्या होगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स नहीं होगा, कभी बढ़ेगा, कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, वो अदलता चेंज होते रहता है। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि प्रोटॉन की संख्या और हमको किसी भी एटॉमिक संख्या निकालना हो तो हम कैसे पता करेंगे? तो बोल दीजिएगा प्रोटॉन की संख्या जितनी हो उतनी एटॉमिक संख्या है। और एटॉमिक मास निकालनी हो तो एटॉमिक मास बोल दीजिए कि जितने प्रोटॉन की द्रव्यमान और न्यूट्रॉन की द्रव्यमान को हम एटॉमिक मास बोलते हैं। तो अगर देखिए इस चीज को मान लीजिए जेड हो गया, कोई आपका जेड नहीं,
ये हुआ तो एटम, ठीक। एक को एटॉमिक मास, तो एक को, और यहाँ पर लिखना हो तो उसका क्या लिखेंगे, मास लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे तो उसका नंबर लिखेंगे। मास यहाँ पर भी लिख सकते हैं, नंबर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, नीचे कहीं भी नंबर लिख सकते हैं, एक साइड भी दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस साइड भी दोनों लिख सकते हैं। तो आप लोग को बता दो कि एटम के इस ऊपर क्या रहता है, मास रहता है, और नीचे क्या रहता है, उसकी नंबर रहता है। तो आप लोग को ये पता होगा डिनोट, अगर मान ली कोई आगे एक्स, कोई बोल दिया कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की एटॉमिक संख्या क्या होती है 1, द्रव्यमान क्या होता है 1, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एटॉमिक संख्या क्या होती है 8, नीचे है, एटॉमिक मास क्या होती है तो बोल दिया 16। क्लोरीन, क्लोरीन की एटॉमिक मास क्या होती है तो आप बता दिए 37, और उसकी जो एटॉमिक संख्या बताया, एटॉमिक संख्या कितना होता है 37, और एटॉमिक मास कितनी होती है 35। अब बता देंगे इजीली, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग तो एटॉमिक मास को x हो गया, एटॉमिक नंबर को z से डिनोट करते हैं, और एटॉमिक मास को हम a से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब हम सबको पता हो गया कि क्लोरीन की एटॉमिक नंबर निकालना हो तो नीचे लिखेंगे, एटॉमिक मास से निकालना तो ऊपर लिखेंगे, बस यही करना है। और यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब यहीं पर वीडियो ऑफ किया जाए। और रही बात 11th क्लास की, हर बच्चों के पास आप लोग की जिम्मेवारी बनती है कि हर अपने साथी के पास शेयर कर दे अपना ये वीडियो, ताकि उन लोगों को कभी प्रॉब्लम ना हो केमिस्ट्री में, ठीक है। और केमिस्ट्री का हर कंसेप्ट एक से एक के ऊपर एक के ऊपर एक, हर कंसेप्ट हर रोज कुछ ना कुछ आपको नया सिखाएंगे। ये मेरी दावा है कि कुछ ना कुछ आप सभी को नया सिखाएंगे तो नया सीखेंगे, ठीक है। तो यहीं पर वीडियो को आप करते हैं, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बता दीजिएगा। बाय बाय।